डिप्लोमेटिक तो अपनी नौकरी जो है ऐश महल में बड़ा पसंद आ गया है, रहना ज्यादा है। उसने 6 दिन पहले एक बड़ी बेवकूफी की, एक इडियोटिक स्पीच दी जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आया साहब। दुनिया भर में उस दर्जे पे, उस ओहदे पे एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री का जो आर्मी चीफ है, जो कि असली रहनुमा है, मैं बाकी सब तो मुखौटे वाले नाटकीय कठपुतलियां हैं, ठीक है। उसने पहले तो इमरान खान को आउट किया, एक इलेक्शन स्टील करी, जैसे कि 1971 में उन्होंने मुजीबुर रहमान को हटा के इलेक्शन स्टील करी थी। उस वक्त उनको कीमत चुकानी पड़ी, आधा देश खो दिया। ये दूसरी स्टोलन इलेक्शन का क्या अंजाम होगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन इस शख्स ने ही डिक्लेयर्ड सिविलाइजेशनल वॉर अगेंस्ट इंडिया कि हिंदू मुस्लिम, वो तो 7वीं सदी में दुनिया को लेकर जाना चाहता है, ठीक है। और उसके 6 दिन बाद ये जो उकसाऊ भड़काऊ स्पीच थी, बयान था, उसके 6 दिन बाद वो पहलगाम में कत्लो गारत कर दिया साहब। कोई 28 हमारे बेचारे बेकसूर हिंदुस्तानी, जो वहां पे केवल क्या कसूर क्या था साहब कि वो ठंडी हवा खाने गए थे पहलगाम, वहां उन्होंने गोलियां खाई। हमारी औरतों का रुंदन सुनकर खून खौल जाता है। इट बॉयल्स माई ब्लड। बेटियां, बेचारी बच्चियां हमारी अपने पतियों की लाशों के पास बैठ के रो रही, उनके सामने मारा उनके पतियों को, हाँ, और धर्म पूछ के मारा, कलमा पढ़ो, हिंदू हो, पतलून उतारो, वगैरह वगैरह। अरे साहब, ये कोई, इज दिस सिविलाइज्ड बिहेवियर? आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? आप न्यूक्लियर आर्म पावर हैं, आप तो खतरा हैं पूरी दुनिया के लिए। आपके तो न्यूक्लियर डिफैंग करना पड़ेगा इस तरह। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने भी बड़े सख्त कदम उठाए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर दी है और छोटे माइनर स्टेप्स लिए हैं डिप्लोमेटिक, वो तो हर बार हो जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अनप्रेसिडेंटेड है। 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में और कारगिल के युद्ध में कभी इसको छेड़ा नहीं गया, अब इसको छेड़ा गया है और पाकिस्तान की हवा खिसक गई। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं पाकिस्तान इसको लेकर। अरे जाए भाड़ में जाए ना, क्या कर लेगी इंटरनेशनल कोर्ट? ट्रीटी मेकिंग इज अ सॉवरेन फंक्शन ऑफ स्टेट। हमने ट्रीटी बनाई, हम उसको, जब इस तरह का बिहेवियर पाकिस्तान से आ रहा है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है बट टू एब्रोगेट दैट ट्रीटी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस ट्रीटी का इफेक्ट एकदम अपेरेंट नहीं होगा। आपको डैम बनाने पड़ेंगे, आपको पॉन्डेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, जहां से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान की तरफ उसे रोका जाए, तब पाकिस्तान छटपटाएगा। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पंजाब और सिंध के बीच में, उनके जो सूबे हैं पंजाब के और सिंध के, कि भाई पानी तुम मेरा मार रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इसके चलते आपने पाकिस्तान को झंझोड़ तो दिया, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये पर्याप्त नहीं। और मुझे बहुत खुशी है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया है, एक बड़ा क्लियर रॉयट एक्ट पढ़ दिया है पाकिस्तान को, और अगर भाषा में कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने अंग्रेजी में भी बता दिया है कि साहब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये जो कीमत है, अब थोड़ा ये कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इस दर्जे से बढ़ाने पड़ेंगे, ना केवल इंडस वाटर ट्रीटी, वहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। आपको काइनेटिक मिलिट्री एक्शन भी लेना होगा, नहीं तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा। उल्टे ये और ट्रीटी का बहाना लेके शायद ये दर्जे हरारत अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश करे। बहुत हो गया रिएक्टिव, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर। अब हमको पलटवार करना होगा। हमने पलटवार किया था 2016 में, उड़ी 40 के करीब मार डाले थे इनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स में। कुछ देर शांति रही, फिर वही चुलबुली। फिर हमने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, 1 डेढ़ 2 साल चुप रहा, खासकर जब हमने 370 हटाया और वो क्यों नहीं करी पाकिस्तान ने। और फिर चीन के पास रोता गया कि मेरे आका मुझे बचाओ,
और उसने लद्दाख में छेड़खानी शुरू की। ये किस्सा कहानी तो हम जानते हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि जो जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो एयर स्ट्राइक थी, वह एक सिग्नल था, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कि दस फार नो फर्दर, शॉट अक्रॉस द बो थी कि चौकस हो जाओ, ये चलेगा नहीं, तुमको कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। बट इट वॉज नॉट फॉर डेटरेंस, वो तो सिग्नलिंग थी ना साहब, सिग्नल दे दिया आपने, थोड़ी देर चुप रहा, फिर चुलबुली। तो अब आपको डिटर करना पड़ेगा। डिटर मतलब इतने कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाए कि 10 बार सोचना पड़े ऐसा दुस्साहस करने के पहले। ठीक है, उसके लिए काइनेटिक मिलिट्री एक्शन के अलावा मुझे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता। आपको करना पड़ेगा, यू कांट बी रिएक्टिव, यू कैनॉट कन्फाइन योर सेल्फ टू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर। सर सबसे बड़ी बात, अब क्या अमरनाथ यात्रा पे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए साहब, जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो अमरनाथ यात्रा के 2-3 महीने पहले हम लोग, जो माउंटिंग बेस है अमरनाथ यात्रा का, पहलगाम, द्रास, इन पहाड़ी इलाकों में मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर देते थे। ठीक है साहब, और जिनके चलते हम सैनिटाइज करते थे एरिया को कि यात्रा बिल्कुल सेफ जाए, शांतिपूर्वक तरीके में जाए। ठीक है, मेरे को बड़ी हैरानी है कि इस साल अप्रैल खत्म हो गया, अभी तक कुछ वहां पे नहीं हुआ। मेरा ख्याल वहां पे आप भारतवर्ष को बड़ा फेवर करेंगे अगर आप जो वहां के डीजीपी दिलबाग साहब थे उनको वापस लाए। उनके कार्यकाल में तो कोई तमाशा नहीं देखा हमने वैली के अंदर। ठीक है साहब, विरोधाभास यह है कि मैं एक चीज प्लीज कहना चाहता हूं, सबसे अच्छा कदम जो भारत की सरकार ने लिया है आज तक, एब्रोगेशन ऑफ 370, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A। और उस वक्त हमने अमरनाथ यात्रा के बहाने ही वैली को सुपर सैचुरेट कर दिया था विद ट्रूप्स, तभी शांति बहाल हुई। शांति बहाल होती है जब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, विरोधाभास ये था कि जब वैली में हमने इतनी ट्रूप स्ट्रेंथ बढ़ाई तो उस वक्त कई लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि साहब बहुत खर्चा हो रहा है फौज के ऊपर, इसकी नफरी कम करो ताकि हम हथियार खरीदें। बड़ी सुंदर बात है साहब, नफरी कम करो। कोविड के दौरान 3 साल आपने भारत की फौज में सब भर्ती बंद कर दी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं हुई, पुलिस में नहीं हुई, सब चलती रही, लेकिन कोविड का नाम लेके 3 साल आपने भर्ती बंद कर दी। हर साल 60,000 नफरी रिटायर होती है। ठीक है, तो 60 तियां 1,80,000, 1,80,000 से फौज काट दी, जबकि खतरे बढ़ रहे हैं साहब। जो इलाका हमने जीत करके फतेह करके दिया था, मैं था किश्तवाड़ में सेक्टर कमांडर 3 साल तकरीबन रहा, मैं था रजौरी पुंछ में जीओसी 2 साल तकरीबन रहा, पूर्ण रूपेण शांति करके दी थी, सर कुचल के आए थे हम लोग। लेकिन साहब अगर आप वहां से सडनली फौजें हटा दें, सीआई ग्रिड रिमूव कर दें, तो आप गैप्स क्रिएट कर रहे हैं जो दुश्मन एक्सप्लॉइट करेगा। वो सो तो नहीं रहा है ना। तो एक तरफ जब हमने इतना अच्छा कार्य किया वैली के अंदर, तो हमने पीर पंजाल में अपना गार्ड अप क्यों कर दी? और ये जो एक थ्योरी हमारी फौज के कुछ तबकों में, ब्यूरोक्रेसी में और लीडरशिप को उन्होंने इससे इन्फेक्ट कर दिया है कि साहब मैन पावर सबसे बड़ा फजूल खर्ची है। आपको लड़ना है पहाड़ों में, घने जंगलों में, आपको तो मैन पावर ही मैन पावर चाहिए। अगर पहाड़ में अटैक